जी हाँ, यानी इंडिया गठबंधन। इंडिया की बैठक आज दिल्ली में आयोजित की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और इससे पहले इंडिया की पिछली बैठक 1 जून 2024 को हुई थी। यानी करीब 2 साल के अंतराल पर इंडिया की औपचारिक बैठक आज हुई है, जिसमें 25 दलों ने हिस्सा लिया है। ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब मोदी सरकार अपने सबसे मुश्किल समय से गुजर रही है और साथ ही राहुल गांधी से बुरी तरह डरी हुई है। राहुल गांधी लगातार जनहित के मुद्दे, लोकतंत्र और संविधान के साथ साथ देश की शिक्षा से लेकर पर्यावरण तक सब कुछ बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी न राहुल गांधी की चेतावनियों को सुन रहे हैं, न जनता के दर्द को सुन रहे हैं। ऊपर से राहुल गांधी ने बीते दिनों ये कहकर तहलका मचा दिया कि मोदी सरकार 1 साल के भीतर चली जाएगी। राहुल गांधी के मुताबिक सारा सिस्टम नरेंद्र मोदी की पकड़ से बाहर हो चुका है। ऐसे में राहुल गांधी से बीजेपी का डर जायज है, और इंडिया की बैठक से पहले ही दिल्ली के कई गोल चक्करों पर, जी हां, अलग अलग चौराहों पर, गोल चक्कर यहाँ इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि आप जब सीपी कनॉट प्लेस की तरफ जाएंगे तो जितने भी चौराहे हैं वो चौराहे नहीं, कहीं कई जगह तो 5-5 राहें हैं और 6-6 राहें हैं। तो इसीलिए गोल चक्करों पर राहुल गांधी के खिलाफ जब पोस्टर लग गए आज सुबह सुबह, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि इसके पीछे किसका हाथ है। जाहिर हो गया है कि राहुल गांधी और इंडिया की एकजुटता दोनों से बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी का ये डर अब और बढ़ जाएगा क्योंकि इंडिया ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। आइए यहीं से शुरुआत करते हैं। जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस बैठक के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही, और वहां पर देखिए एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे बीच में, एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ राहुल गांधी और तमाम नेता यहां थे। और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है कि हम लोगों ने 5 सूत्रीय जो फैसला हुआ है आज की बैठक में, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले 2 महीने में, हर 2 महीने में इंडिया की बैठक होगी। सुनिए जरा यहां मल्लिकार्जुन खड़गे को। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। 5वां, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको
तो सुन रहे थे आप 5 प्रमुख रूप से यहां पर अपनी बातें, यहां अपने लिए एक रूपरेखा तैयार करते हुए इंडिया गठबंधन यहां नजर आ रहा है, जिसमें एसआईआर का मामला भी है कि एसआईआर के मामले पर एक इंडिया गठबंधन की तरफ से चिट्ठी दी जाएगी, वो भी सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और उसके बाद दूसरी डिमांड यहां पर जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे इस्तीफे की मांग, जो डिमांड पहले से है, और तीसरा एट्रोसिटीज एंड किसानों के साथ जो दुराचार, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो भी, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मामलों को उजागर किया जाएगा। इसके लिए सरकार से कहा जाएगा, सर्वदलीय बैठक की डिमांड की जाएगी, और ये मामला यहाँ पे है। और मामला जो है ये भी है इसमें एक सबसे बड़ी बात कि हर 2 महीने में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, और अगली बैठक जो है वो होने वाली है हैदराबाद में। आपको बता दूं कि सभी दल इन बिंदुओं पर सहमत हुए हैं, 25 दल इसमें शामिल हुए। इनमें एसआईआर के मुद्दे पर सीजेआई को चिट्ठी लिखने का फैसला न केवल मोदी सरकार बल्कि चुनाव आयोग पर भी भारी पड़ सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर ऐसा फैसला सुनाया है जिससे चुनाव आयोग को हिम्मत मिलता है, बल मिलता है। और लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष के 25 दल अगर एक साथ इस फैसले की समीक्षा की मांग करेंगे या इसके खिलाफ चिट्ठी लिखेंगे तो उसे नजरअंदाज करना सीजेआई के लिए मुश्किल होगा। फिलहाल यही दिख रहा है कि एसआईआर पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और अगर लड़ाई खत्म नहीं हुई है तो आप समझ लीजिए कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें भी खत्म नहीं हुई हैं। पहले राउंड में भले चुनाव आयोग और बीजेपी जीती हो, लेकिन अभी मुकाबला बाकी है। अभी तो हाफ राउंड ही हुआ है, हाफ टाइम हुआ है। आप जानते हैं फुटबॉल, अब तो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है 11 तारीख से। तो फुटबॉल की बात करें तो 90 मिनट के गेम में 45 मिनट वाले में से 45 मिनट ही अभी हुआ है, यानी हाफ टाइम है। या फिल्म देखते हैं तो वहां भी इंटरवल ही है अभी। तो फिर आने वाले मानसून सत्र में भी मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष जिस तरह से तैयार हो चुका है, वो भी मोदी और अमित शाह के फ्लोर मैनेजमेंट के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि टीएमसी सांसदों को तोड़ने में बीजेपी को कामयाबी मिली है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये फौरी राहत हो सकती है, परमानेंट इलाज नहीं है। आपको बता दूं कि बीजेपी ने अब टीएमसी के साथ शिवसेना और एनसीपी वाला खेला खेला है। यहाँ पर आप जान रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस ढंग से शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा गया था, वैसे ही बीजेपी ने वहां तोड़ने की कोशिश की है पश्चिम बंगाल में। टीएमसी के विधायकों के बाद अब कम से कम 20 सांसदों ने बगावत कर दी है, ये खबर आ रही है। और लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा है कि 20 टीएमसी सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र हमने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजकर एनडीए के साथ गठबंधन करने की इच्छा जताई गई है। ये बता रही हैं यहाँ काकोली घोष दस्तीदार बता रही हैं कि 20 टीएमसी सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजकर एनडीए के साथ गठबंधन करने की इच्छा जताई गई है। बीजेपी इन फौरी उपायों, फौरी राहतों से अगर ये सोचती है कि उसका पलड़ा भारी हो जाएगा तो शायद मोदी की फिर से बड़ी गलती हो सकती है, या कह सकते हैं कि मोदी फिर कोई बड़ी गलती कर रहे हैं। चुनावों में जीतकर या विपक्षी दलों को तोड़कर सत्ता पर हमेशा नहीं रहा जा सकता है। आप अगर चाहते हैं कि सत्ता पक्ष भी यानी पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों हमारा हो, और इसलिए आप पहले तोड़ फोड़ करके, एसआईआर करवा के, वोटों की चोरी करके और उसके अलावा ढेर सारी गड़बड़ियां करके आप चुनाव जीतते हैं, उसके बाद फिर जो हारा हुआ पक्ष होता है यानी विपक्ष होता है उसको भी तोड़ते हैं, और यानी इधर भी और उधर भी दोनों तरफ हमारे लोग हों, तो कितना होगा, कब तक होगा। आज की बैठक से 25 विपक्षी नेताओं ने यह बता दिया है कि देश को विपक्ष मुक्त बनाने का भाजपा का सपना पूरा नहीं होने वाला, और न ही विपक्ष पिछली बार की तरह बिखरा और कमजोर है। इंडिया गठबंधन की बैठक में डीएमके क्यों नहीं शामिल हुआ, आम आदमी पार्टी ने क्यों किनारा किया, यही सवाल बीजेपी समर्थित मीडिया सोमवार को आज दिन भर उठाता रहा, क्योंकि उसे भी यह दिख रहा था कि विधानसभा चुनाव में आपस में ही लड़ने या कई मुद्दों पर असहमति रखने वाले दल भी एक मंच पर बीजेपी के खिलाफ आ रहे हैं। यही उसका सबसे बड़ा डर है। दरअसल अब देश का माहौल बदल रहा है और नरेंद्र मोदी के गलत फैसलों का खामियाजा भुगतती जनता भी अब आवाज उठाने लगी है। नोटबंदी या लॉकडाउन जैसे फैसलों के वक्त तो फिर भी नरेंद्र मोदी को जनता ने वक्त दे दिया, उनकी बातें सुन ली और ज्यादतियां चुपचाप सह ली।
किसान आंदोलन हुए या महिला पहलवानों का प्रदर्शन हुआ तो उसमें भी आम जनता ने सीधे दर्द महसूस नहीं किया, लेकिन अब बात उसके बच्चों पर आई है। आप जान लीजिए, तो लोग अब चुप नहीं बैठ रहे हैं। अभी आपने देख लिया, 3 दिन पहले जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे, मंच पे कोई और, लेकिन मंच के नीचे जो लोग थे वो जेन्युइन थे। वो लोग थे जो चाह रहे थे कि उनके बच्चों के भविष्य को खत्म न किया जाए, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। कांग्रेस तो इस मुद्दे पर पूरे देश में माहौल बना ही चुकी है। अब विपक्ष का एकजुट होना भी बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी सरकार के पास वाकई अब 1 साल या साल भर का वक्त रह गया है? क्या आज की इंडिया की बैठक से बदलेंगे सियासी समीकरण? विपक्ष की एकजुटता बनी बीजेपी के लिए मुसीबत कैसे? आइए।